पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में अक्सर हम वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं जिन खबरों को सरोकार होता है इस देश से, इस देश के लोगों से और इस देश में होने वाले बदलाव से। एक बार फिर से हम ऐसी ही खबर लेकर के आए हैं। रात भर मंथन के बाद आज होने वाला क्या है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार और एनडीए की सरकार जो है वो कई तरह के परिवर्तन चाहती है, कई तरह के कानून लेकर के आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष जो है अपनी बातों पे अड़ा हुआ है। हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनौती हो गया है कि वो सदन में बिल कैसे पास कराते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे बिल हैं जिन बिल को पास कराने के लिए 1/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुमत कहाँ से जुटाएंगे। हालांकि ये जुगाड़ धीरे धीरे करके पहुंचता जा रहा है उस जगह पे जहां एनडीए की सरकार को जो चाहिए वो बहुमत जुट जाए। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति इस देश में बनी है उसने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के उस रास्ते में रोड़ा जरूर अटकाया है। चाहे वो आंदोलन की बात कर लें, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासन में पहली बार उनके मंत्रिमंडल से किसी को बर्खास्त करने या इस्तीफा दिलवाने की बात कही गई हो, ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। तो पहली बार ही इस 3 दिनों के जो सत्र बचे हुए हैं उसमें बहुत कुछ होना बाकी है। एक तरफ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और डिलिमिटेशन को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसमें भी काफ़ी कुछ सरकार आगे बढ़ गई है और ये बिल सदन में पेश होना है। राजनीतिक और चुनावी नक्शा पूरी तरह से इससे बदल जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर लोकसभा में सीटों की संख्या और राज्यों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व को देखने को मिलेगा। इसको लेकर के केंद्र की सरकार को कानून पास करने हैं और इसके साथ साथ देश भर में इसको लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। राज्यों में भी लंबे समय से परिसीमन नहीं हुआ है और इस परिसीमन को लेकर के सरकार बिल पेश करना चाहती है और इसके साथ साथ और कई बिल हैं जिनको लेकर के विपक्ष का विरोध है। हालांकि सत्ता में बैठे कई लोगों को, कई दलों को इस बात को लेकर के आपत्ति भी है। अगर डिलिमिटेशन हुआ तो ऐसे में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर के 850 के आसपास हो जाएगी, जो हमने आपको पहले भी बताया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों को लेकर के इसमें बड़ा विवाद पैदा हो गया है। दक्षिण के राज्यों को ऐसा लगता है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पर यदि समझें तो उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ वर्तमान में 80 सीटें हैं लोकसभा की। ये बढ़कर 135 से 145 के बीच में हो जाएंगी जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बिहार की सीटें भी 40 की जगह पर 80 के आसपास हो सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के मध्य प्रदेश की तरफ भी देखा जा रहा है कि जहां 75% से 100% तक सीटें बढ़ जाएंगी। वहीं नतीजा इस पूरे कहानी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं या हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनकी स्थिति तो बहुत मजबूत हो जाएगी, जिसमें दक्षिण के राज्यों को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि मैक्सिमम उनके पास 50% ही सीट बढ़ने के संभावनाएं हैं। पारंपरिक परिसीमन मॉडल जो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत और राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के सफल प्रयासों के कारण सीटें खोनी पड़ सकती हैं, जैसे कि तमिलनाडु और केरल की 7-8 सीटें कम हो सकती हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के अब इस पर बड़ा विवाद है और इस विवाद को लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष के इस मुहिम को लीड कर रही है। दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी, ये बात बार बार गृहमंत्री, प्रधानमंत्री और इससे जुड़े हुए तमाम जो सरकार से जुड़े हुए नेता हैं वो कह रहे हैं। अब सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये कह तो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की कुल सीटें 129 है, जो बढ़ करके 195 हो जाएंगी। अब इस संभावना को लेकर के जहां आप समझिए कि 40 के जगह पर
80 हो जाता हो, 80 के जगह पर 160 हो जाता हो और वहीं 129 से बढ़कर 195 होता हो, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण के राज्यों को ऐसा लगता है कि उन्हें घाटा होने वाला है। इस फार्मूले से लोकसभा में दक्षिण के लगभग प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनमें लगभग 23 से 24% के आसपास मामूली वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन जो है उसके बढ़ने की चिंता लगातार इन दलों को हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये तो एक है ही परिसीमन वाला, लेकिन महिला बिल को लेकर के भी एक बार ये सदन में कहीं ना कहीं उलझ चुका है मामला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बढ़ी हुई सीटों को 33% यानी 272 से 280 सीटें महिलाओं को आरक्षित करने की बात भी कही जा रही है। इसके लिए भी आपने देखा होगा कि सरकार काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उसके अलावा जनसंख्या के नए आंकड़ों के अनुसार जो संभावित सीटें हैं SC ST की, उसके भी बढ़ने के काफ़ी चांस हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के कोटे और उनके भौगोलिक क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव होगा। वहीं आपको बता दें कि सीधे तौर पे विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनसंख्या आधारित मॉडल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम जैसे राज्यों की सीटें बढ़ेंगी। रफ्तार उनका उत्तर भारत के मुकाबले धीमी रहेगी। इससे कुल संसद में उनका प्रतिशत जो है वो कम हो जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये सब कुछ चल ही रहा है, वहीं सबसे बड़ी बात जो है कि आमने सामने आ गए हैं पक्ष और विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं वो तो आपने देखा ही होगा, लेकिन उसके बाद अचानक से राहुल गांधी का फ्रेम में आना, राहुल गांधी के साथ एक बड़ा हुजूम का खड़ा हो जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी ताकत बढ़ाया है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो इस बिल को लेकर के सबसे बड़ी बात थी कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि FCRA कानून को लेकर के भी इस देश में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। तो वहीं अब परिसीमन बिल और इन सब को लेकर के NDA गठबंधन के घटक दलों का क्या रवैया रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कल ही हमने आपको बताया था कि इसके लिए व्हिप भी जारी हो गया है और इस व्हिप के जारी होने के बाद अब सांसदों को ये कहा गया है कि वो दिल्ली छोड़कर कहीं ना जाएं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि खास करके जब NDA गठबंधन के घटक दल अलग अलग नज़रिए रखते हों, अलग अलग अपने भावनाएं रखते हों और अलग तरह की राजनीति करते हों, तो ऐसे में निश्चित रूप से बैसाखी पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से चिंता होनी चाहिए। और चिंता इतनी बढ़ गई है कि वो सदन में जाने से ज़्यादा सदन से बाहर सांसदों से मिल करके उन्हें इससे बिल को पास कराने के लिए आग्रह करने की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि जो हाल फिलहाल में कई तरह की बातें आई है कि NCP की तरफ से अजीत पवार की पत्नी जो हैं उनका मुलाकात करना प्रशांत किशोर और उनकी टीम से इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो बात है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक नाराज़गी और संशय भी है। इन सभी बातों में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें विपक्ष की मजबूती, युवाओं का आंदोलन, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बड़ा असर दिखा रहा है। आपको बता दें कि संसद में 10 से 12 अगस्त के बीच जो माहौल होगा बेहद गर्म रहेगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और विपक्ष जहां देश के ज्वलंत मुद्दों पर गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है, वहीं हंगामा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सदन के बाहर भी आपने कई बातें देखी होंगी। वहीं सरकार राजनीतिक रूप से फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए FCRA परिसीमन और महिला बिल जैसे सभी चीज़ों को पास कराने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे स्थिति में एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मोदी सरकार पार्ट 3.0 को कहीं ना कहीं अब एक बड़ी चुनौती मिली है। इस चुनौती को कैसे वह पार पाते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि सबसे बड़ी नीतिगत सुधारों को बिना किसी अड़चन के लागू कर पाती है या मजबूरी में विपक्ष ला देता है इस सरकार को, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और अपने
एनडीए गठबंधन के घटक दलों से जिनका सीधा नाता जो है वो बिहार से है, और बिहार ने अभी अभी एक बड़ा फैसला सुनाया है बांकीपुर के चुनाव में, उसको भी लेकर के देश भर में एक अलग चर्चा चल रही है। प्रशांत किशोर का मुलाकात करना है एनसीपी के नेता से, खास करके अजीत पवार की पत्नी और उनके बेटों से, ये बताता है कि पूरा विपक्ष तो अपनी जगह पर है ही सरकार के विरोध में, एनडीए के भीतर भी जब वोटिंग होगी तो क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या होता है 10, 11, 12 को हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है सच की और पड़ताल की। राजनीतिक रूप से होने वाले हर उथल पुथल को हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।